ठीक है गाइस, आज हम करते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2, जिसमें आज आप जानोगे राइट टू इक्वालिटी, जो कि है आपका आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है। बिफोर दैट, मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ आपका मैथ साइंस फॉर क्लास 9th एंड 12th, एंड अभी तक मैंने 11th और 12th के मैथ्स के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। 9th और 10th के बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। और बाकी आपका मैं जीके कवर करता हूँ, आपका जो कि आपका काम आएगा, आपका जीके जहाँ पर भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, उसके लिए भी मैं आपका जीके कवर करता हूँ सीक्वेंस वाइज। अभी मैं आपका फंडामेंटल राइट्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वालिटी वाला। बिफोर दैट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2, जिसमें कि आप जानोगे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको राइट टू इक्वालिटी बताने से पहले आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर आपका राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, फिर आपका क्या है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 टू 22, 19 टू 22। फिर आपका आता है आर्टिकल 23 और 24, जो कि आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आपका आता है आर्टिकल ये वाला 25 टू 28, इसमें क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे आर्टिकल 29, 30 है, ये आपका सिंपली क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कल्चरल से रिलेटेड स्टेट कुछ प्रोवाइड करती है, जो माइनॉरिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर आपका ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कुछ आर्टिकल 32 में, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये आपके अल्टीमेटली आपके आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें आप सीखोगे। ठीक है, कि आर्टिकल कौन कौन से किस किस की चीज के लिए है। ठीक है, अब इसमें आप देख ही रहोगे कि ये आपके आर्टिकल ये रहे 14 टू 18, ये एज इट इज एज आ जाते हैं आपका, कि राइट टू इक्वालिटी आपका कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में जो मतलब जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं जो आपका राइट टू इक्वालिटी है वो कौन सा आर्टिकल है या किस पार्ट में आता है आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही पूछ सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आपका, वो आर्टिकल कौन से वाले में आता है। ठीक है, तो चलो ये सब तो डिस्कस हो गया, अब सीधा आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। पहले मैं एक एक करके आपको डिस्कस करा दूंगा कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए है, फिर उसके आगे मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऑब्वियसली जो आपका सीधे सीधे डायरेक्ट आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16, 17, 18 क्या है, वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बेस जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। ठीक है, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़ी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, ऑब्वियसली आपका स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो फिर मैं आज स्टार्ट करता हूँ आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, आपका जो आर्टिकल 14 है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिकल 14 क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसमें सिंपली यही है कि ऑब्वियसली इतना सा याद रखने का है कि जो है लॉ से पहले हम सबको इक्वल रखेंगे और सबको इक्वल तरीके से देखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी अगर स्टेट कुछ भी देखती है किसी को, स्टेट मतलब का डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ, वो सबको लॉ से पहले भी एक तरीके से देखेगी, कुछ ऐसा नहीं देखेगी कि भाई कौन बड़ा छोटा ये सब। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब सिंपली यहाँ पर है, आगे मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, अभी बस इतना ही जान लो। ठीक है, ये एक लाइन के लिए याद करने के लिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर्टिकल 14। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 पे। देखो आर्टिकल 15 में क्या होता है, सिंपली होता है आपका प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना किसी के साथ, अब डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं कि हर चीज पे, ग्राउंड मेंशन किए हैं, ग्राउंड मतलब यहाँ पे सिंपली कि कौन से चीजों पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे तब हमें फंडामेंटल वायलेट हो सकता है। यहाँ पे ग्राउंड दे रखा है, जैसे कि हम रिलीजन के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भले ही वो स्टेट हो, मतलब कि स्टेट की डेफिनेशन तो आपको समझा चुका हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 12 मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हो गई। ठीक है,
अब मैं आगे बता रहा हूँ कि इसमें आपका रेस होता है, कास्ट होता है, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा पब्लिक और प्राइवेट, मतलब कि या जो भी डिस्क्रिमिनेशन करता है या वो स्टेट करे या फिर कोई इंडिविजुअल करे, उसके अगेंस्ट भी हम ऑब्वियसली जा सकते हैं कि उन्होंने हमारा फंडामेंटल वॉलेट किया है। और जो पिछला वाला था वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए होता है। ठीक है, आप आर्टिकल 14 और 15 समझ गए होंगे। 15 सिंपली क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कौन से बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आगे आपका क्या है, आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 में देखोगे तो आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल, स्टेट या कोई भी हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर निकलती है तो उस पर हम क्या करेंगे, इक्वल, मतलब सबको इक्वल तरीके से देखेंगे। ये नहीं कि भाई किसी को ज्यादा दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रिलीजन आ जाता है, रेस आ जाता है, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे कंडीशन आ जाते हैं। इस बेसिस पे ही हम डिस्क्रिमिनेट, मतलब इस बेसिस पे ही हम इक्वलिटी दे के देखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है यही सारे केसेस है, यहाँ पे ग्राउंड मेंशन किए हैं कि रिलीजन, रेस और कास्ट और ये डिसेंट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा और कुछ भी उस पर हम चेंज कर सकते हैं, उससे फंडामेंटल वॉलेट नहीं होगा। मगर ये अगर इस बेसिस पे हम करते हैं किसी के साथ भेदभाव तो वो प्रोहिबिट हो जाएगा आर्टिकल 16, अगर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा करते हैं तो। ठीक है, ये समझ गए होगा आप आर्टिकल, ये आपका कौन सा है, 16। ठीक है, अब आगे आ जाओ आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 में देख लो सिंपली क्या लिखा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। सिंपली इसमें कहूँ तो अनटचेबिलिटी में यहाँ पर यही बोल रखा है कि हम जो है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं। ठीक है, और इसकी सिंपली जो भी इसकी प्रैक्टिस होती थी वो प्रैक्टिस जो है उसको बिल्कुल रोक देंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, आपको ऐसे याद रखना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। ठीक है, फिर अब आगे आ जाओ एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल में देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, मतलब ऐसे हर एक टाइटल को एबॉलिश करेंगे जो भी होंगे, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, क्योंकि मिलिट्री वाला वो होगा और एकेडमिक में मेरिट बेस मिलता है, इसी वजह से उसको हम टाइटल को मान लेते हैं, उसको फंडामेंटल राइट वॉलेट्स में नहीं लेते। ठीक है, अब एक और चीज इसमें आ जाओ, एक और चीज का अब तो बात एक्सप्लेनेशन की, आपको इतना याद ही हो गया होगा कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 15 आपका डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स आपको पता ही है, फिर 16 पे भी आपको पता ही है भाई। ठीक है, 16 में आपका क्या होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला होता है। ठीक है, उसके भी वही सारे ग्राउंड्स हैं जो कि आपके 15 में थे। फिर 17 में आपको पता है कि 17 में क्या है, आपका अनटचेबिलिटी वाला है, और 18 आपका क्या है, आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, टाइटल। ठीक है, अब मैं ये अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या एक्सेप्शन है और क्या क्या इसमें चीजें हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आओ ये आर्टिकल 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 में सिंपली मैंने क्या बोला है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पे दो चीजें बोली हुई है। अब ये दो चीजें क्या बोली है वो देख लो अच्छे से। देखो यहाँ पे दो चीजें में लिखा हुआ यही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि हम किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, मतलब कोई हमारे लिए स्पेशल नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल लिख के क्रॉस कर दिया है, किसी को स्पेशल नहीं देखेंगे बिफोर लॉ, लॉ से पहले। ठीक है, अब नो पर्सन अबव लॉ, भले ही वो रिच हो पुअर हो, ठीक है, बहुत ही बड़ा आदमी हो या बहुत छोटा हो, सबको बराबर देखेंगे, सिंपली इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ में कहता है। और ये ब्रिटिश ओरिजिन है, मतलब ब्रिटिश से हमने ये इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ का जो भी ये है लिया है, तो ब्रिटिश के थ्रू लिया है। ठीक है, कि हम रिच और पुअर और इन सब में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सबको इक्वल देखेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वालिटी देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे चाहे कोई भी बड़ा हो छोटा हो, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक बड़ा है छोटा, ये सबको हमने इक्वल बॉक्सेस दिए हैं, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड किया है, तो ये आपकी इक्वालिटी है बिफोर लॉ।
ठीक है। अब इसके आगे जो है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है बाय स्टेट। तो इसमें सिंपली क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में सिंपली ये होता है कि हम जो भी इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सरकमस्टेंसेस, ऐसा नहीं, मतलब जैसे इसमें सिंपली ये बताना चाह रहा है कि यहाँ बॉक्स देखो, बॉक्स से समझ में आएगा इक्विटी का मतलब यहाँ पर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सिंपली देखो यहाँ पर देखो, इसको जरूरत नहीं थी, इसको हमने बॉक्स नहीं दिया, इसको जरूरत जितनी थी उतनी दी, इसको 2 बॉक्स की जरूरत थी, तो ये इक्विटी होता है। तो ये इक्विटी ही यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में लगती है, सिंपली मैं कहूँ तो, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसको जितनी जरूरत है उतनी हम प्रोवाइड कर देते हैं और सबको बराबर ला देते हैं। सब बराबरी मैच देख रहे हैं, इसमें देख रहे हो सबको बराबर दिया, मगर यहाँ तो इक्वलिटी हुई नहीं, सब मैच नहीं देख रहे हैं। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जब लॉ एप्लीकेबल लगाएंगे, ठीक है। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सिंपली यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल लूँ तो जैसे लॉ आप जानते ही हो मैटरनिटी लीव मिलती है, तो वैसे थोड़ा ना पैटर्निटी लीव भी मिलेगी पेरेंट्स, मतलब जो मेन होता है आपका, ठीक है। तो इसमें वर्किंग प्लेस पे आपने देखा ना कि आप ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि दोनों का डिफरेंस है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हो कि हम जिसकी जैसी कंडीशन होता है उसके हिसाब से हम आपका लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, ठीक है। समझ गए, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर हम अमेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 14 में चेंज कर सकते हैं, मगर बेसिक स्ट्रक्चर हर एक आर्टिकल का होगा फंडामेंटल राइट्स में, वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आपका रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, यही जो 2 चीज आपने पढ़ी कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक कोई नियम तोड़ेगा नहीं, जब तब तक उसको हम पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका आर्टिकल 14 का। और एक और चीज है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी ऑफ सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन। सिंपली ये इक्विटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 चीजें हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल 14। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। तो ये आप आर्टिकल 14 जान गए होंगे। अब ये आर्टिकल 14 तो आप समझ गए होंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शन देख लो, ठीक है। एक्सेप्शन सब में ही होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी है। तो देखो एक्सेप्शन यही है, अभी हमने बात करा था किसी को हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, मगर हम देते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन है कि भाई इसको इतनी प्रिविलेजेस है। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट हो गया या फिर कह लो गवर्नर हो गया, इनको हम स्पेशल प्रिविलेज देते हैं, मतलब बहुत सारे प्रिविलेजेस देते हैं। जब मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में कराऊंगा तब आप जानोगे कि क्या क्या स्पेशल प्रिविलेज है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, मगर वो मेंशन है, तो दैट मींस कि ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई आर्टिकल 14 के तहत पे देखो प्रेसिडेंट को तो ये प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, अब जबकि यहाँ पे मेंशन है कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप जान सकते हो कि एम्बेसडर होते हैं और जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन्हें भी स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, ये आर्टिकल 31C जब भी आता है, आर्टिकल 31C आपका आता है उसमें टीपीएसपी, जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी कोई स्टेट लॉ फॉर्म करती है तो ऑब्वियसली वो हेल्प लेती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। तो अगर वो 31C के तहत वो बना रही है कोई लॉ, तो आर्टिकल 14 वो आउट हो जाएगा। ऐसा मतलब कि 31 के रिगार्डिंग कोई भी लॉ हम बना रहे हैं तो उसका हम वॉयलेट नहीं करेंगे कि वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर आर्टिकल 14 वॉयलेट होता है 31C को लागू करने में, तो उसको हम फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं मानेंगे। सिंपल यही चीज है इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 31C इन और आर्टिकल 14 आउट, ठीक है, और बाकी ये एक्सेप्शन केस। तो आर्टिकल 14 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15। देखो भाई, अब आर्टिकल 15 में मैंने आपको कहा था क्या है, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कौन से ग्राउंड्स पे, कि कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर सेक्स के बेसिस पे हम किसी के को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और डिस्क्रिमिनेट कौन सी चीजों पे, जैसे कि मान लो कि किसी को शॉप में जाने से आपने रोक रहे हो कि भाई इसका कास्ट ये नहीं जाने देंगे, ये भाई मेल है, ये मेल की एंट्री है, तो इस बेसिस पे हम कहीं पर जाने से अगर किसी को रोकते हैं तो वो आपका आर्टिकल 15 में आता है, ठीक है। कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाने से आपको कोई रोक रहा है इन बेसिस पे, जैसे कि रिलीजन और ये सारे मेंशन मैंने किए हैं,
ये सारे ग्राउंड पे आपको कोई रोकता है, भले ही वो प्राइवेट कोई भी इंडिविजुअल हो, मतलब इंडिविजुअल कोई भी इंसान रोक रहा हो, या फिर कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रोक रहा हो, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 15 सिंपली कहता है, ठीक है, समझ गया। पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर ऑब्वियसली कोई भी ऐसी रेस्टोरेंट जहाँ पे पब्लिक लोग जाते हैं, जैसे कि शॉप, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, पीवीआर, ये सब, ठीक है, ये सारे इंक्लूड आते हैं, पार्क, ये सब, ठीक, समझ गए मेरी बात। तो ये होता है आपका आर्टिकल 15। अब इसके भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख लो। जैसे एक्सेप्शन में इसमें क्या है, एक्सेप्शन में इसमें सिंपली ये चीज है कि स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन पता है, बार बार क्या बोल रहा हूँ, एनी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। दैट मीन्स कि वुमेन को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए और चिल्ड्रन को भी आगे बढ़ने के लिए वो आर्टिकल 15 अगर वॉयलेट करे तो कर सकती है, कि उसको अलग से प्रिविलेज देकर, अलग से इनकी वो करके कर सकती है, ठीक है। अब जैसे कि रिजर्वेशन सीट्स दे देगी वुमेन को, या फ्री एजुकेशन दे देगी चिल्ड्रन को, ठीक है, ऐसे तो ये वॉयलेट ही कर रहा है भाई, है ना, कि भाई इनको ऐसा स्पेशल प्रोविजन दे के ऐसे कैसे कर रहे हो, मगर ये कर सकती है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अब सिंपली क्या होता है, स्टेट परमिट एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनल, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, तो बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए भी स्टेट कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है, प्रोविजन ला सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई आर्टिकल 15 वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि देखो ये कास्ट के बेसिस पे हो गया, और यहाँ पर भी कहोगे तो सेक्स के बेसिस पे हो गया, वुमेन को अलग से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन केस है, क्योंकि इनको एडवांसमेंट की जरूरत है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफाइन करने के लिए ऑब्वियसली पार्लियामेंट कोड बहुत मौजूद है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इसको ऐसा क्यों दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उन्हीं को एडवांसमेंट मिलेगी जो ऑब्वियसली दिक्कत में, प्रॉब्लम में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इक्वल, अब आर्टिकल 15 में एक और चीज है, यहाँ पर आर्टिकल 15 में 93rd अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, ठीक है। तो इसमें यही हुआ था, जो भी आपका हायर एजुकेशन है ना, सेंट्रल या स्टेट में, सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आपका 27% रिजर्वेशन मिली थी ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है। और एक चीज और हुई थी कि 2008 में एक और चीज हो गई थी कि 27% तो आपको मिला ही था, प्लस यहाँ पे एक चीज कर दिया था कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर निकाल दिया था। क्रीमी लेयर सिंपली वो लेयर होगी जिनके पेरेंट्स ऑब्वियसली 6 लाख से ऊपर इनकम होगी, चाहे वो प्राइवेट में हो, या फिर वो गैजेट ए या बी ऑफिसर हो गवर्नमेंट में, या फिर वो कोई भी बिजनेस करते हो जिनका टर्नओवर ऑब्वियसली इनकम टैक्स से ऊपर रहता है। सिंपली ये कह लो कि 6 लाख से ऊपर जिनका रहेगा इनकम, ऑब्वियसली वो क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। तो आपको पर एनम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे तो उनका ओबीसी कैटेगरी नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये था बस एक 2008 में ऐड किया था, बाकी आपको 93rd अमेंडमेंट में 2005 में यही किया था कि 27% रिजर्वेशन दे दी थी ओबीसी को ऑन हायर एजुकेशन, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़े तो आगे देखोगे यहाँ पर आर्टिकल 16 है, तो आर्टिकल 16 ने क्या बोला था, अपॉर्चुनिटी किसमें मिलेगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी आपका गवर्नमेंट का, स्टेट या सेंटर, या जो भी आपका गवर्नमेंट, स्टेट आप समझ गए होंगे, स्टेट में जो भी नौकरी होगी वो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कौन से ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको प्रोहिबिट करेंगे, मतलब इक्वालिटी लाएंगे, ठीक है, प्रोहिबिट नहीं, सॉरी, मतलब इक्वालिटी की तरीके से देखेंगे। जैसे कि ग्राउंड्स आपके वही है जो उसमें थे, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, या मतलब एक तरह से आपको पता ही चल गया होगा। अब इसमें भी एक्सेप्शन है ये। अब देखो एम्प्लॉयमेंट सिंपली यही है कि आपको मैं समझिएगा कि इस बेसिस पे भेदभाव नहीं करेंगे कि किसी भी कास्ट को ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं या फिर किसी फीमेल को ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आर्टिकल 16 यही कहता है। मगर फिर जैसे आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन थे, इसी तरीके से आर्टिकल 16 में भी एक्सेप्शन है, जो कि आपको देखने चाहिए, देख लो। जैसे कि पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है
कंडीशनल रेसिडेंस, मतलब कि कोई भी सर्टन जॉब होगी जिसमें कि आपको रेसिडेंट प्रोवाइड करना जरूरी है, तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है। अब स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस इफ नॉट एडुकेट। अब ये सिंपली ये कह रहा है कि अभी आपको बोला कि भाई कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर अगर स्टेट को ऐसा लगेगा कि भाई ये वाली जो कास्ट है, ये मतलब इनकी जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है इनको मिलनी चाहिए, ये काफी कम उसमें है, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो उसके लिए रिजर्वेशन वो निकाल सकती है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन केस है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही तगड़ा केस हुआ था आपका 1992 में, जो कि मंडल कमीशन था, जिसमें आपका बहुत ही ये कह लो ओबीसी के लिए काफी ज्यादा ही चेंजेस आ गए थे, जिसमें आपका क्या कर दिया था 27% आपका ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, मगर उसके लिए कंडीशन भी थी। कंडीशन ये थी कि ओबीसी एससी एसटी जितने भी रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, या तो 50% रहे या उससे कम रहे, मतलब 50% को एक्सीड नहीं करेंगे, ये कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन ये थी आपकी कि जैसे कि आपका 81st अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, कि जो भी वैकेंसी, जैसे कि मान लो कि आपकी वैकेंसी 2021 में वैकेंसी निकली और ओबीसी की कुछ सीटें फिल नहीं हो पाई, ठीक है, तो वो फिल नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली उसका सेपरेट अगले साल निकलेगा। ये नहीं कि वो कवर करेंगे नए, जैसे 2022 में भी वैकेंसी निकलेगी तो ये नहीं कि वो 2021 और 2022 का कंबाइन करके ओबीसी का निकाले, नहीं, 2021 का हर एक साल के लिए आपको 50% कवर करना होता है, और जो भी पीछे का रह जाता है तो वो आपको सेपरेट निकालना पड़ता है। तो ये चीज थी आपकी यहाँ पर मंडल कमीशन में, जो कि आपको ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर रामनंदन कमेटी थी, जिन्होंने क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर मतलब बताया सिंपली कमेटी ने कि भाई कौन से क्रीमी लेयर है कौन से नहीं है। ठीक है, और इनके बिहाफ पे कह लो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में 1993 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और एक और चीज एक्सेप्शन इसमें देख लो कि आपका 76 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, 76 अमेंडमेंट एक्ट में सिंपली ये हुआ था आपका कि तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट आया था। तमिलनाडु रिजर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना किसी एक उसको लाने के लिए कर देते हैं, जैसे पिछले में बताया, तो इसमें इन्होंने 9 शेड्यूल में डाल दिया। ठीक है, ताकि और इन्होंने करा क्या था कि 69% रिजर्वेशन कर दिया था, जो कि 50 से एक्सीड हो रहा था, स्टेट तो ऐसा कर नहीं सकती, इसीलिए इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ा और उन्होंने इसको 9 शेड्यूल में डाल दिया। ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। ऑब्वियसली जो मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले कि किसी एक पर्टिकुलर को कर सकते हैं, जो कि एक्सेप्शन में ये था, वही चीज थी। ठीक है, वही चीज थी यहाँ पर। अब यहाँ पे एक और चीज हुई थी, 77 और 85 अमेंडमेंट भी हुआ था, जिसमें स्टेट प्रोवाइड एससी और एसटी के प्रमोशन के लिए कोई भी उनकी जो सर्विस जरूरत होगी तो उसके उनको प्रमोशन मतलब आगे बढ़ने के लिए स्टेट ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कास्ट फैक्टर आ गया कि भाई कास्ट को एक प्रायोरिटी दी जा रही है, मगर ऑब्वियसली उनकी कंडीशन उतनी बराबर करने के लिए ही सिर्फ प्रमोट किया जाता है और कुछ नहीं। अगर उनकी कंडीशन उतनी बराबर हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप आर्टिकल 16 भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो भाई अब आपका है क्या आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में देखोगे क्या है आपका, आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन इज प्रैक्टिस। तो इसमें आपका सिंपली ये है, देखो मैंने क्या लिखा है, टर्म नॉट डिफाइंड बट ओनली इज प्रैक्टिस। यहाँ पे यही बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बताया नहीं कि भाई अनटचेबिलिटी क्या है, बस ये बोला है कि हमारे जो भी प्रीवियस था आपका ये कह लो हिस्ट्री थी, तो हिस्ट्री में आपका यही था कि अनटचेबिलिटी में प्रैक्टिस की जाती थी कि किसी को शॉप में नहीं घुसने दिया जाता था, किसी को वेल से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, किसी के पूजा नहीं करने दी जाती थी, टेंपल में नहीं जाने दिया जाता था। तो वो सारी प्रैक्टिसेस करते थे लोग, तो उसी प्रैक्टिस को ही सिंपली हम प्रोहिबिट करेंगे, बचाएंगे, मतलब उसी को नहीं रहने देंगे, अबॉलिश कर देंगे। वही है आपका आर्टिकल 17 की अनटचेबिलिटी समझ के किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। समझ गए? अब यहाँ पे बोला नहीं है कि किसके साथ, ग्राउंड नहीं मेंशन किया है, तो ये किसी के साथ भी सिंपली
करते हैं कि किसी को भी एंट्री करने से रोकते हैं, कहीं पे भी टेम्पल हो गया या पूजा करने से, या कोई भी रिलीजन होता है, मतलब रिलीजियस जो भी फंक्शन और ये सेरेमनीज होती है, तो उसको करने से नहीं रोकेंगे किसी को भी, ठीक है। तो ये आपका सिंपली आर्टिकल 17 कहता है, समझ गए मेरी बात। तो आर्टिकल 17 यही है। अब यहाँ पर अगेंस्ट प्राइवेट है, और यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो ऑब्वियसली वहाँ की सरकार या जो भी स्टेट है वो उसकी देखरेख करे और उसको फिर मतलब कुछ पनिश करे, ठीक है। इसके पनिशमेंट के भी प्रावधान है, तो वो आप मतलब पनिशमेंट भाई फाइन और ऑब्वियसली कुछ महीनों की जेल होती है, ठीक है। ये आप आर्टिकल 17 समझ गए होंगे। अब आ जाओ आर्टिकल 18 में। तो आर्टिकल 18 में मैं कहा था टाइटल्स। अब टाइटल्स में सिंपली देखो क्या है, प्रोहिबिट, टाइटल्स में आपको क्या है, प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट, देखो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर, जैसे कि आपको कोई भी स्कॉलरशिप या ये कह लो टाइटल दे देते हैं स्कूल में, भाई तुम फर्स्ट आए, ये देखो ये फर्स्ट आए, ये मतलब मेरिट बेस पे अगर मिलती है तो वो आपका टाइटल में काउंट नहीं होगा इन आर्टिकल 18 में जो भी टाइटल डिफाइन किया है। तो इसमें क्या है, कोई भी सिटीजन है या भी फॉरेनर है, ठीक है, तो स्टेट जो है किसी भी टाइटल को ऐसा नहीं कहेगी भाई इसको इसको टाइटल दो, मतलब कि जैसे कहते नहीं थे कि चक्रवर्ती अशोक या कह लो राज अधिकार या बहादुर या इस तरीके के टाइटल कोई दे देता था फॉरेनर या फिर कोई भी, तो वो टाइटल नहीं देगी, ठीक है। वो टाइटल से यहाँ पर बात कहने की है, ठीक है। तो जैसे कि और भी चीजें देख लो कि इसके बिहाफ पे और भी चीजें क्या है, टाइटल तो चलो ठीक है, और भी चीजें क्या है, जैसे कि कोई भी फॉरेनर है या सिटीजन है जिन्होंने अपना कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि कोई भी अपनी दुकान या फिर शॉप या कंपनी कुछ भी खोला हुआ है, तो वो कोई भी अपना प्रेजेंट या इन्वॉल्वमेंट या विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं ले सकते, जो कि ऑब्वियसली स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। स्टेट के अंदर आता है तो उसको प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा परमिशन, तभी ले सकता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल अभी फिलहाल देख लो, जैसे कि आपका कोविड आया था तो ऑब्वियसली केरला गवर्नमेंट ने वो ऑफर कर रही थी दुबई लाखों में पैसे, ठीक है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल यही आपका आर्टिकल 18 है कि किसी से हम पैसे भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी बहुत सालों बाद 11 साल बाद सेंटर ने कहा ठीक है भाई, अभी कोविड जो 2 आया था आपका सेकेंड वेव आया था, उसमें आपको स्टेट को परमिशन दी थी कि हम बाहर से ले सकते हैं, बाहर से हम पैसे ले सकते हैं, बाहर से हम ऐसे जो भी है आपका वैक्सीन ये सब ले सकते हैं। तो ये स्टेट के पास नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। इसीलिए ये चीज आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 18 में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नेशनल अवार्ड पे टिक है, मेरिट बेस पे टिक है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने क्या चीज टिक नहीं है तो वो आप समझ गए होंगे। तो ये थे आपके आर्टिकल 14 to 18, तो आप ये समझ गए होंगे। ये आपका पार्ट 2 खत्म होता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मैं बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।